हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है और क्लास 6 से लेकर 12 का ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का सम्मिलित रूप है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आइए दोस्तों, आज का पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। तो आज का इम्पॉर्टेंट सबसे चैप्टर है आधुनिक भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर। और इसके स्रोत के रूप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये स्रोत लेके जो है इस चैप्टर को तैयार किया गया है इस बुक में। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 8 धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और संस्कृति जागृति। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और संस्कृति जागरण। चैप्टर 10 नए भारत का उदय 1858 ईस्वी के बाद के धार्मिक और सामाजिक सुधार। तो इस रूप में जो है मूल रूप से एनसीईआरटी के ही चैप्टर से लेकर इस चैप्टर का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चेतना थी। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव तथा विदेशी शक्तियों द्वारा पराजित होने की भावनाओं ने भारतीयों में नई जागृति उत्पन्न की। भारतीय जनमानस में आई इस नई जागृति ने विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि 19वीं सदी जो है बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना के उदय का काल कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव था वो भारतीयों पर पड़ रहा था और विदेशी शक्ति जो भी थी वो जो है भारतीयों की भावनाओं को पराजित कर रही थी। और जिसके वजह से जो है भारतीयों में नई जागृति उत्पन्न हुई और इसी जागृति का फल था कि नई जागृति के कारण जो है विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ हो गया। आगे देखते दोस्तों, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। तो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन निम्न है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? तो 1828 ईस्वी में, और ब्रह्मा सभा के नाम से की, जो कि बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करना तथा एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। तो मुख्य रूप से जो ब्रह्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य था वो क्या था कि हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, अर्थात एक ही ईश्वर की पूजा करना, अर्चना करने का बात कहा गया ब्रह्मा समाज में। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मा समाज के दो प्रमुख आधार तर्क थे। क्या थे? तो दो आधार तर्क थे मुख्य रूप से, वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद को जो है ब्रह्मा समाज दो प्रमुख आधार मानता है, जो कि वेद और उपनिषद है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों की शिक्षाओं का भी समावेश मिलता है किसमें? तो ब्रह्मा समाज में जो है मुख्य रूप से जो है आधार तर्क का जो आधार है वो वेद और उपनिषद है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य धर्म का जो भी शिक्षा था उसका भी समावेश ब्रह्मा समाज में मिलता है। ब्रह्मा समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का आलोचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज का निम्न में से क्या कार्य है, तो उसी के ऑप्शन में ये सब दिया जाता है। तो ब्रह्मा समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया और मूर्ति पूजा और सती प्रथा का विरोध किया। तो मूर्ति पूजा का भी विरोध करता था ब्रह्मा समाज और सती प्रथा का भी विरोध करता था और एकेश्वरवाद की शिक्षा देता था ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जुटाने का कार्य किया तथा पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा को दूर करने के लिए कि 1818 ईस्वी में सबसे पहले अपने जनमत जुटाने का कार्य किया, यानी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। और उस जागरूक करने के कार्य को जो है वो पौराणिक ग्रंथों के द्वारा प्रमाण देकर किया कि किसी भी ग्रंथ में हिंदू धर्म में सती प्रथा के बारे में नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता तथा बहु विवाह का प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। कब किया? 1829 ईस्वी में किया। किसके सहयोग से, किसके प्रयास से किया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाकर सती
प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। राजा राम मोहन राय महिलाओं के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने महिलाओं की प्रवेशता की निंदा की। इस विचार का विरोध किया कि महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या भौतिक दृष्टि से निकृष्ट है, यानी महिला जो है पुरुषों से किसी भी स्तर में कम नहीं है। इस पक्ष का जो है इन्होंने बताया, प्रबल पक्षधर थे ये। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किए तथा विधवाओं को अवनत स्थिति की कटु आलोचना की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इन्होंने महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार देने की बात कही। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों की प्रमुख साधन मानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों का प्रमुख साधन कौन मानते थे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा माना जाता था। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के एक महान प्रतीक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो है राष्ट्रीय चेतना के उदय के एक महान प्रतीक थे। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किया। तो एकेश्वरवाद अर्थात एक ही ईश्वर की उपासना करना, पूजा करना, उस पर बल दिया तथा जाति प्रथा का भी कट्टरता से विरोध किया इन्होंने। राजा राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि ली और स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन तथा अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार का क्या किया, विरोध किया। राजा राम मोहन राय प्राच्य एवं पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप से प्रतिनिधि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो है किस से जुड़े हुए थे, तो प्राच्य एवं पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। वे संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी भाषाओं के ये विद्वान थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बांग्ला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार अर्थात गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट लिखी, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रबल तर्क दिए। तो पूछा जाता है कि एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में था। एकेश्वरवादियों को जो उपहार है वो किस भाषा का पुस्तक है, तो फारसी भाषा का। किसने लिखा, तो राजा राम मोहन राय ने लिखा। और कब लिखा, तो 1809 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रेसिप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि प्रेसिप्टस ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय मुगल शासक अकबर द्वितीय के दूत बनकर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन गए, जहां उनको अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने का पक्ष ब्रिटिश क्राउन के सामने रखना था। किंतु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल अर्थात इंग्लैंड में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो 1830 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह उस समय अकबर द्वितीय था, और अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। और उस समय ब्रिटेन के जो ब्रिटिश सम्राट थे वो विलियम चतुर्थ थे, उन्हीं के दरबार में भेजा। और वहाँ ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में स्थित है मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारिका नाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो है ब्रह्मा समाज को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र और जो है द्वारिका नाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। 1843 ईस्वी के पश्चात राजा राम मोहन राय की ब्रह्मा समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन भी किया कि वैदिक ग्रंथ अनुल्लेखनीय है। तो जो है उसके बाद जो 1843 के पास जो है राजा राम मोहन राय की ब्रह्मा समाज की परंपरा को मुख्य रूप से किसने आगे बढ़ाया, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने।
पहले द्वारिका नाथ टैगोर थे और अब क्या है 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर आगे आए और जो है ब्रह्मा समाज का आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को हुगली, जो कि बंगाल में स्थित है, वहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1774 में, 22 मई 1774 में। कहाँ हुआ था? हुगली, बंगाल में हुआ था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाता है किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? तो अकबर द्वितीय द्वारा, क्योंकि अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के महाराज के पास भेजना चाह रहे थे। इनके द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का गठन कब किया गया? तो 1814 में। किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। आत्मीय सभा का गठन कब किया गया? 1814 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1814 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1817 में की गई। और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं सुधार आंदोलन दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से बंबई में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। किसके सहयोग से किए थे? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से किए थे। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो 1867 ईस्वी में। किसके सहयोग से की गई? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से की गई। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। तो जिस तरीके से ब्रह्मा समाज जो है एकेश्वरवाद को बल देता था, उसी तरीके से प्रार्थना समाज भी जो है एकेश्वरवाद को बल दिया और उसके साथ साथ धर्म की जाति प्रथा की कुरीतियों को भी दूर करने का कार्य किया। साथ ही पुरोहितों का जो वर्चस्व था उसको भी खत्म करने का काम किसने किया? तो प्रार्थना समाज ने। आगे देखते हैं दोस्तों, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर 1837 से लेकर 1925 तक और महादेव गोविंद रानाडे जो कि 1842 से 1901 तक रहे, इसके प्रमुख नेता थे। तो जो है मुख्य रूप से जो है प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? तो आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जो है प्रार्थना समाज से संबंधित थे। प्रार्थना समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, अछूतों का उद्धार और बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्यों में था कि जाति प्रथा का विरोध करना था, अछूतों को उद्धार करना था, बाल विवाह का विरोध यानी बाल विवाह को रोकना था और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम किसने किया? तो प्रार्थना समाज ने किया। आगे देखते हैं दोस्तों, पंडित रामाबाई तथा गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पंडिता रामाबाई और महादेव गोविंद रानाडे दोनों मिलकर जो है प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख, मालाबार शिंदे आदि थे। प्रार्थना समाज पर ब्रह्मा समाज का गहरा प्रभाव था। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज का जो प्रसार जो है दक्षिण भारत में किसके सहयोग से हुआ? तो वीरेशलिंगम जो कि तेलुगु सुधारक थे। आगे देखते हैं दोस्तों, केशव चंद्र सेन की जन्म
का जन्म 1838 ईस्वी में कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता के नाम से फेमस है, में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा समाज के विस्तार में योगदान दिया था केशव चंद्र सेन ने। 1865 ईस्वी में ब्रह्मा समाज में विभाजन के पश्चात केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने देश के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण योगदान दिया। केशव चंद्र सेन द्वारा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की स्थापना की गई। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो महत्वपूर्ण रूप से जो स्थापना की गई किसकी, तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन जो कि 1868 ईस्वी में, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि 1870 ईस्वी में स्थापना की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाज सुधार आंदोलन आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई और इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो 1875 में की गई। कहाँ की गई, तो बम्बई में की गई। किसके द्वारा की गई, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ बना, तो लाहौर बना। कब बना, 1877 में। तो आर्य समाज के मुख्य रूप से याद रखना है, स्थापना 1875 बम्बई में हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोग से हुआ, और मुख्यालय 1877 में कहाँ किया गया, लाहौर किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। तो मुख्य रूप से जो है आर्य समाज का क्या कार्य था कि जो वैदिक धर्म था, अर्थात तो उपनिषद जो वेद कहता है, उस आधार पर जो है भारत के समाज को लाना था और भारतीय समाज में धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था और भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ रहा था, उसको रोकने का कार्य भी आर्य समाज के द्वारा किया जा रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वरकृत एवं अनुल्लेखनीय मानते थे। इनका मानना था कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद के तथा विशेष रूप से जाति प्रथा और ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापित आर्य समाज था वो किस पर आधारित था, तो वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद के विशेष रूप में से जाति प्रथा, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म इत्यादि के विरोधी थे। आगे देखते दोस्तों, स्वामी दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसने अपना उपदेश हिंदी भाषा में दिया, तो हिंदी भाषा में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उपदेश था वो किस भाषा में दिए, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा का प्रयोग करने के कारण स्वामी जी के विचार उत्तर भारत की साधारण जनता तक पहुंच सकी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में आर्य समाज को तेजी से प्रसार मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश में स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रयास में लाला हंसराज की प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो लाहौर में कौन से स्कूल की स्थापना किया गया, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। आगे देखते दोस्तों, दूसरी और परावादी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि हरिद्वार के निकट गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की, तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने कब की, 1902 ईस्वी में। आर्य समाज के सुधार के प्रमुख समर्थक थे और इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा तथा इनकी दशा में सुधार के लिए प्रयास किया और छुआछूत एवं वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा की कठोरता का भी विरोध किया। किसने, तो आर्य समाज ने। आर्य समाज का उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। इसके लिए दूसरे धर्मों के विरुद्ध एक संघर्ष हुआ। जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई बन गया था उसे पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ये शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। इसका तात्पर्य क्या था, तो जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए थे लोग, उसको पुनः अपने धर्म हिंदू धर्म में जो है सम्मिलित करना था। आर्य समाज
समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आर्य समाज के सदस्य जो है 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, यानी मानते थे। इनमें प्रथम वेदों का अध्ययन, शेष सिद्धांत सद्गुणों और भौतिकता से संबंधित था। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद से 24 वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य की भूमिका, पाखंड खंडन तथा ऋग्वेद भाष्य आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखने की प्रेरणा दी, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किसके द्वारा किया गया, तो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अपने परिवर्तन एवं सामाजिक सुधारों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को कहा, तो वेलेंटाइन चिरोल ने जो है आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1836 से लेकर 1886 तक 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक तथा कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। तो पूछा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहाँ के पुजारी थे, तो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, जो कि कलकत्ता में स्थित है। रामकृष्ण का प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य था। शंकर वेदांत से संबंधित तोतापुरी ने इन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण नाम दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जी का मुख्य नाम, प्रारंभिक नाम क्या था, गदाधर भट्टाचार्य। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा इन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से लेकर 1902 तक रहे, ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना। इसका आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है आपके रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन रामकृष्ण मिशन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य आदर्श वाक्य क्या था, तो ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति की सेवा करना ही है। और मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना था। आगे देखते हैं दोस्तों, विवेकानंद का सर्वाधिक बल सामाजिक क्रिया पर था। इनका मानना था कि ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो व्यर्थ है। इन्होंने सभी धर्मों के संकुचित दृष्टिकोण की आलोचना की तथा धर्मों की एकता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि धर्मों की एकता पर बल दिया और जो है धर्मों की संकुचित दृष्टिकोण की भी आलोचना की। भारत का विश्व में के अन्य देशों से अलगाव की आलोचना करते हुए विवेकानंद ने लिखा, दुनिया के सभी राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है। यानी हम जो है दुनिया के सभी राष्ट्रों से अलग हैं, इसी के लिए हमारे पतन मुख्य रूप से हो रहा है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। तो ये बात सबसे पहले किसने कहा, तो ये जो है बात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया मुख्य रूप से। विवेकानंद ने
जाति प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर बल देने के कारण हिंदू धर्म की आलोचना की तथा जनता से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने पर बल दिया। स्वामी जी व्यक्ति की मुक्ति नहीं अपितु सामाजिक कल्याण एवं समाज सेवा के पक्षधर थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्वामी जी जो है व्यक्ति की मुक्ति नहीं अपितु सामाजिक कल्याण और समाज सेवा के पक्षधर थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का अर्थात मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद नाम इनका किसने रखा, तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर रखा गया। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो जो कि अमेरिका में है कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म की महत्ता प्रतिपादित की। स्वामी जी की 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण के संस्थापक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में जो है कब भाग लिया, तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन में यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विलियम डेरोजियो। डेरोजियो का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। इसने 1826 से लेकर 31 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। इन्होंने एक शिक्षक के रूप में छात्रों के विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता तथा स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो डेरोजियो जो है कहाँ से प्रभावित था, तो फ्रांस की क्रांति से वो प्रभावित था। और इसने यंग बंगाल आंदोलन की नींव रखी। किसने, तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। आगे देखते हैं दोस्तों, डेरोजियो को उसकी क्रांतिकारिता के लिए 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवा अवस्था में हैजे से ही उनकी मृत्यु हो गई। तो डेरोजियो की जो मृत्यु हो गई वो 22 वर्ष की अवस्था में हैजे से ही हो गई थी। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं हमारी जाति के पिता कहा था। किसने कहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था डेरोजियो के अनुयायियों को। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक। तो बंगाल में जो प्रमुख समाज सुधारक हुए उन्हें देखते हैं। पर पहले देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में 26 दिसंबर 1820 को हुआ था। 26 दिसंबर 1820 को हुआ था। इन्हें बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। संस्कृत भाषा तथा दर्शन में अगाध श्रद्धा तथा पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो विद्यासागर की उपाधि कब प्रदान की गई, तो विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिल गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष कर लोकमत तैयार करने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बांग्ला भाषा के गद्य को सरल तथा आधुनिक बनाने के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने बांग्ला लिपि की वर्णमाला को भी तर्क संगत बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो 1856 में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 में। और किनके प्रयास से आया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बांग्ला भाषा के गद्य को भी और सरल और आधुनिक बनाने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने बांग्ला लिपि के वर्णमाला को तर्क संगत भी बनाया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1849 ईस्वी में बेथुन स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाने में समर्थ हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म 15 मई 1817 को बंगाल में हुआ। इन्होंने 1847 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्रह्म
धर्म की शिक्षा देना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्मा धर्म की शिक्षा देना था, ब्रह्मा धर्म की शिक्षा देना था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्मा समाज का विस्तार प्रदान किया। 1849 ईस्वी में तत्बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर इन्होंने ब्रह्मा समाज के विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाया। 1865 ईस्वी में ब्रह्मा समाज में विभाजन के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा जो है तत्बोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। तत्बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा आरंभ किया गया, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। और इन्हीं के द्वारा जो है जब ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया तो उसके पश्चात देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। आगे देखते हैं दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लाडवोस्की तथा कर्नल HS ओलकाट द्वारा की गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। किसके द्वारा की गई, तो मैडम HP ब्लावेट्स्की तथा कर्नल HS ओलकाट द्वारा की गई। इस सोसाइटी का मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो मद्रास के समीप अड्यार में, मद्रास के समीप अड्यार में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तार हुआ। तो मुख्य रूप से जो विस्तार हुआ किसके सहयोग से, तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में। थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, ज़रथुस्ट्र अर्थात पारसी धर्म तथा बौद्ध मतों जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर बल दिया। इनके द्वारा आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया गया। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्म तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। तो मुख्य रूप से जो है ये पश्चिमी देशों के लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन ये जो था भारतीय धर्म तथा दार्शनिक परंपरा का महामंडन भी करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। तो एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी, आयरिश महिला थी, जो 1893 ईस्वी में भारत आई थी। तो एनी बेसेंट कब भारत आई थी, 1893 ईस्वी में। इन्होंने भारत में 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। तो पूछा जाता है दोस्तों कि होम रूल लीग कब हुआ, तो 1916 में हुआ। किसने शुरुआत की, तो एनी बेसेंट ने शुरुआत की। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1916 ईस्वी में मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बना हुआ है वो सबसे पहले 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से जो है एनी बेसेंट ने ही चालू किया था। बाद में 1916 में जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहली महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1917 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। आगे देखते हैं दोस्तों, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक। पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक 19वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में अनेक प्रमुख समाज सुधारक हुए। इन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक निम्न हैं। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में जानते हैं। मुंबई के पहले समाज सुधारकों में बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रमुख थे। ये ब्राह्मणवादी रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। ये मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर मुख्य रूप से क्या हैं, तो मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। 1832 ईस्वी में दर्पण पत्रिका के प्रकाशन आरंभ किया और दर्पण पत्रिका को मराठी पत्रिकाओं का आरंभ माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मराठी पत्रिकाओं का आरंभ किसे माना जाता है, तो दर्पण पत्रिका को माना जाता है। किसके द्वारा चालू किया गया, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा चालू किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख।
गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1848 ईस्वी में प्रभाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख कहाँ से संबंध रखते हैं, तो महाराष्ट्र से रखते हैं। गोपाल हरि देशमुख का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा आर्य समाज से था। 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व तथा सुभाषित नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो 1878 ईस्वी में जो है गीता तत्व तथा सुभाषित नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किसने किया, तो गोपाल हरि देशमुख ने किया। इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में की। आगे देखते हैं दोस्तों, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग तथा मोहताजी दुर्गाराम द्वारा की गई। तो पूछा जाता है दोस्तों कि परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई, 1849 में की गई। कहाँ की गई, तो महाराष्ट्र में की गई। किसके द्वारा किया गया, तो दादोबा पांडुरंग तथा मोहताजी दुर्गाराम के द्वारा की गई। इस संस्था ने जातिवाद के विरोध में आंदोलन किया चलाया। विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए परमहंस मंडली ने लोगों को जागरूक किया। परमहंस मंडली की शाखाएं पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अनेक शहरों में स्थापित की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। तो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलन देखा, अब देखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न है। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक सुधारवादी आंदोलन चलाए गए। मुस्लिमों के धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद विकसित हुआ। इस दिशा में शुरुआत 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने शुरू की। इस सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्य वर्ग के मुसलमानों को प्रेरित किया। मुसलमानों में प्रमुख समाज सुधारक सैयद अहमद खान, जो कि 1817 से लेकर 1898 ईस्वी तक रहे थे, इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था। तो मुख्य रूप से जो समाज सुधारक मुसलमानों में माने जाते हैं वो मुसलमानों में सैयद अहमद जी को माने जाते हैं, जो कि जो है पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते थे मुस्लिम कम्युनिटी में। आगे देखते हैं दोस्तों, इस आंदोलन से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ति चिराग अली, अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद तथा मौलाना शिबली नुमानी आदि थे। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार इनका प्रथम ध्येय था। आगे देखते दोस्तों, सैयद अहमद खान ने पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति के प्रचार के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1875 में, जो कि पहले नाम था अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। सैयद अहमद खान का आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, किंतु बाद में केवल मुस्लिमों के ही पक्षधर हो गए। इन्होंने हिंदुओं तथा कांग्रेस की स्थापना का भी विरोध किया था। तो सैयद अहमद खान जो है सबसे पहले क्या थे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को ही समर्थित करते थे, लेकिन बाद में सिर्फ वो मुस्लिम के ही पक्षधर हो गए और इन्होंने हिंदुओं तथा कांग्रेस की स्थापना का भी विरोध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सैयद अहमद खान ने समाज में महिलाओं की दशा में सुधार तथा उनमें शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। पर्दा प्रथा का विरोध किया। इन्होंने बहु विवाह प्रथा तथा समान बातों पर तलाक करने की भी निंदा की। आगे देखते हैं दोस्तों, पारसी सुधार आंदोलन। पारसियों में धार्मिक सुधार के लिए प्रारंभिक प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही किया गया। पारसियों की सामाजिक अवस्था को पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पारसी धर्म के सुधार से संबंधित कौन सी सभा का आयोजन किया गया, तो रहनुमाई
मजदाइसन सभा का स्थापना किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, रहनुमाई मजदाइसन सभा के प्रमुख संस्थापक दादा भाई नौरोजी फरदौन जी तथा एस बंगाली आदि थे। दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदौन जी ने मिलकर प्रमुख पारसी पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का संपादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि राष्ट्र गोफ्तार का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी और तथा नौरोजी फरदौन के द्वारा किया गया। इन सभी लोगों ने धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाए तथा स्त्रियों की शिक्षा एवं विवाह और स्त्रियों की समान स्थिति के विषय में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। दादा भाई नौरोजी बम्बई के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। वे पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। ये पारसी कानून संघ में भी शामिल थे। इस संगठन में महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों को विवाह और उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए भी आंदोलन किए थे। सिख सुधार आंदोलन 1870 ईस्वी के दशक में अमृतसर और लाहौर में स्थापित सिंह सभाओं ने सिखों में सुधार आंदोलन का आरंभ किया। तत्पश्चात दोनों सिंह सभाओं का आपस में विलय हो गया। सिंह सभाओं ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंग्रेजों की सहायता से 1892 ईस्वी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की। तो पूछा जाता है खालसा कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, तो अमृतसर में की गई। कब की गई, तो 1892 ईस्वी में की गई। इस कॉलेज ने गुरुमुखी सिख धर्म ज्ञान और पंजाबी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, कालांतर में 20वीं सदी के आरंभिक दशकों अर्थात 1920 के बाद में गुरुद्वारों में सुधार के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू हुआ। उस समय गुरुद्वारे पुरोहितों एवं भ्रष्ट महंतों के अधिकार में था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और अकाली दल ने मिलकर आंदोलन चलाया था कि सिख गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समाज के प्रतिनिधियों को दिया जाए। वर्ष 1921 में अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने इस भ्रष्ट महंतों तथा इसकी सहायता करने वाली सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया था। अकालियों ने शीघ्र ही सरकार से 1922 ईस्वी में एक सिख गुरुद्वारा कानून बनवाया। इस कानून की सहायता और सीधी कार्रवाई के माध्यम से सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को बाहर कर दिया। अंततः वर्ष 1925 ईस्वी में कानून बनाकर गुरुद्वारों के संचालन की जिम्मेदारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सौंप दी गई। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ही जो है अब गुरुद्वारों का संचालन करती है। कब से, तो 1925 से। आगे देखते हैं दोस्तों, दलित जातियों के आंदोलन। 19वीं सदी में भारतीय समाज में पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप चेतना का संचार हुआ, जिससे भारतीय समाज के प्रचलित अंधविश्वासों से परिपूर्ण रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के प्रति विरोध का भावना उत्पन्न हुई। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई। तो पूछा जाता है कि निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो दक्षिण भारत में हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले के बारे में देखते हैं। पश्चिमी भारत में निम्न जाति आंदोलन के प्रमुख नेता ज्योतिराव गोविंदराव फूले 1827 से लेकर 90 तक थे। इन्होंने दलित एवं स्त्रियों के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया। इन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ज्योतिबा फूले का पूरा नाम क्या था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने 1848 ईस्वी में तथाकथित निम्न जाति के लड़कियों के लिए स्कूल खोला ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर जागरूक हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सभी जातियों तथा धर्मों के लिए इसके द्वार खोल दिए। सत्यशोधक समाज के लक्ष्य दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फूले जी थे। और कब किए, 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फूले ब्राह्मणों की प्रभुत्व के विरोधी थी। इन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा आरंभ की। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया उसके लिए इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। 1872 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक को अमेरिकी दासता विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, तो 1872 ईस्वी में लिखा गया। और ये जो पुस्तक है किससे समर्पित किया गया, तो अमेरिकी दासता विरोधी को जो है ये समर्पित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों लाइन।
आगे देखते हैं दोस्तों, श्री नारायण धर्म परिचालन योगम एवं श्री नारायण गुरु। केरल में नारायण गुरु ने दलितोद्धार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। इन्होंने 1930 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संगठन की स्थापना की। नारायण गुरु द्वारा चलाए गए एजवा आंदोलन के परिणाम स्वरूप एजवा जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिला। नारायण गुरु ने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना तथा सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया। तो पूछा जाता है कि नारायण गुरु जी के द्वारा किस पर बल दिया गया, तो एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर पर बल दिया गया। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी प्रतिबंधों को बराबरी करने के लिए गैर ब्राह्मणों ने 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया गया, तो 1920 ईस्वी में चलाया गया। और इस आंदोलन के चलाने का कारण क्या था, तो गैर ब्राह्मणों को जो है बराबरी करने से संबंधित था। गैर ब्राह्मणों का ब्राह्मणवादियों से बराबरी करने से संबंधित था। आगे देखते हैं दोस्तों, अन्य समाज सुधारक आंदोलन से जुड़ी संस्थाएं। मुख्य रूप से देखते हैं दोस्तों संस्थाएं, स्थापना वर्ष और विवरण। तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई। संस्था का मुख्यालय कहाँ था, लाहौर में था। तो देव समाज की स्थापना कब की गई, तो 1887 में की गई। और इसके जो संस्थापक करने वाले कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो लाहौर में था। आगे देखते हैं दोस्तों धर्म सभा का स्थापना कब हुआ, 1830 ईस्वी में। यह सभा राधाकांत देव द्वारा स्थापित किया गया था। स्त्री शिक्षा एवं सती प्रथा के विरुद्ध था। आगे देखते हैं दोस्तों भारत धर्म महामंडल 1887 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा हरिद्वार में स्थापित किया गया था। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए था। स्वामी नारायण मठ 1804 ईस्वी में स्वामी सज्जानंद द्वारा गुजरात में स्थापित किया गया था। तो स्वामी नारायण मठ कब संस्थापित किया गया था, तो 1804 में। राधा स्वामी संप्रदाय 1861 में तुलसी राम द्वारा आगरा में स्थापित किया गया था। तुलसी राम शिवदयाल साहिब नाम से प्रसिद्ध हुआ। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1892 में। वीर सलिंगम पंतलू द्वारा स्थापित सामाजिक शुद्धि आंदोलन था। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन कैसा आंदोलन था, तो सामाजिक शुद्धि आंदोलन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो 1905 में की गई। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कब की गई, तो 1905 में की गई। सामाजिक सेवा के लिए तत्पर युवाओं का वर्ग बनाने के लिए स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में नारायण मल्हार राव द्वारा स्थापित सामाजिक समस्याओं पर आंकड़ों के संग्रह तथा विमर्श को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सेवा समिति 1914 ईस्वी में किया गया था। हृदय नाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया था। तो सेवा समिति का गठन कब किया गया था, 1914 में किया गया था। किसके द्वारा, हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों सामाजिक सेवा के प्रति लोगों के जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता आंदोलन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसके क्षेत्र को देखते हैं। आंदोलन, स्थापना वर्ष और संस्थापक। तो अराविपुरम आंदोलन कब हुआ, 1888 ईस्वी में हुआ। श्री नारायण गुरु जो है इसके संस्थापक थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902 ईस्वी में हुआ। श्री नारायण गुरु और ए कुमारन टी के माधवन जो है इसके संस्थापक थे। प्रजा मित्र मंडली 1902 ईस्वी में CR रेड्डी इसके संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रजा मित्र मंडली का स्थापना कब किया गया, तो 1902 में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो CR रेड्डी। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन 1902 से 3 में चला, जो श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों हरिजन सेवक संघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किया गया, 1932 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन है, तो BR अम्बेडकर हैं। कब किया गया, 1924 में। जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916-17 में हुआ है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CN मुदलियार और TN नायर के द्वारा किया गया है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन कब हुआ,
1916-17 में हुआ, C.N. मुदलियार और T.N. नायर के द्वारा हुआ। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में हुआ, E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा हुआ। और वाइकोम सत्याग्रह 1925 में हुआ, कुमारन असन जो है इसके मुख्य रूप से थे। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों, वाइकोम सत्याग्रह जो 1925 में हुआ, आत्मसम्मान आंदोलन जो 1925 में हुआ। आत्मसम्मान और वाइकोम सत्याग्रह दोनों एक साथ हुआ। ठीक दोस्तों, जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916-17 में हुआ, मुदलियार और T.N. नायर के द्वारा हुआ। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और हरिजन सेवक संघ जो था 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।